Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Northern Light in India. तो जो नॉर्थन लाइट है इसके बारे में हम जानेंगे. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन बेंगलुरु recently captured a rare occurrence of aurora in Ladakh, India on camera. This is first time that such an occurrence has been witnessed in Ladakh. जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलुरु का, उसने अभी हाल ही में कैप्चर किया है एक रियर ऑकरेंस को ऑरोरा का लद्दाख में भारत के कैमरा की मदद से. ये पहली बार है कि इस टाइप के ऑकरेंस को देखा गया है लद्दाख में. तो ऑरोरा होता क्या, पहले हम ये समझते हैं. Aurora, also known as polar light, are a natural phenomenon that occur in the high latitude region of the Earth atmosphere, particularly in the Arctic and Antarctic region. ऑरोरा, जिसको कि हम पोलर लाइट के नाम से भी जानते हैं, ये नेचुरल फिनोमिनन है जो कि आपका ऑकर करता है हाई लैटिट्यूड रीजन पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के, मेनली आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन पे. इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ऑरोरा ऑकर करता है जब चार्ज पार्टिकल जो है सन का कोलाइड करता है गैसेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर के, तब जिसके कारण प्रोड्यूस होता है डिस्प्ले ऑफ लाइट जो कि वेरियस कलर, शेप और पैटर्न के हो सकते हैं हाई एल्टीट्यूड रीजन में. अर्थ के लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हाई लैटिट्यूड रीजन पे देखा जा सकता है, आर्कटिक या अंटार्कटिक पे. कलर कैसा होता है, मिल्की ग्रीनिश, कैन ऑल्सो शो रेड, ब्लू, वायलेट, पिंक एंड व्हाइट. तो ये मिल्की ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन ये रेड, ब्लू, वायलेट, पिंक या व्हाइट भी हो सकता है. अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है उसको हम क्या कहते हैं इसके बारे में भी जान ले. नॉर्थ पोल में जो होता है उसको हम ऑरोरा बोरियलिस या नॉर्थर्न लाइट भी कहते हैं. इसको देखा जा सकता है यूएस में अलास्का से, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से. साउथ पोल की अगर हम बात करें जिसको कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या साउथर्न लाइट भी कहते हैं, ये विजिबल होता है अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से. अदर प्लेनेट की अगर हम बात करें तो ऑरोरा कैन ऑकर ऑन अदर प्लेनेट इफ दे हैव एन एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड. रिसेंटली डिस्क्रीट ऑरोरा वेयर ऑब्जर्व ऑन मार्स बाय द होप स्पेसक्राफ्ट. तो जो ऑरोरा है वो ऑकर हो सकता है दूसरे प्लेनेट में भी अगर वहां पे एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. तो अभी हाल ही में जो डिस्क्रीट ऑरोरा था इसको देखा गया था मार्स में होप स्पेसक्राफ्ट के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023. तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे. इंडिया स्लिप्ड इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 रैंकिंग, कमिंग इन एट 161 आउट ऑफ 180 कंट्री, इंडिकेटिंग अ डिक्लाइन इन प्रेस फ्रीडम. इंडिया जो है वो स्लिप किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के रैंकिंग पे. भारत का जो पोजीशन है वो गिर के 161 हो गया है आउट ऑफ 180 कंट्री पे, जो दर्शाता है कि डिक्लाइन हुआ है प्रेस के फ्रीडम में. इस रिपोर्ट के अनुसार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 3 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्टेट ऑफ प्रेस फ्रीडम ग्लोबली. जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल May 3 को, ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस को जो स्टेट ऑफ प्रेस फ्रीडम है पूरे विश्व में. ओरिजिन कैसे हुआ था इसका, तो इसको प्रोक्लेम किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 पे. 2023 जो है ये इसका 30 एनिवर्सरी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का, और 1991 विंडहोक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा. तो हम विंडहोक डिक्लेरेशन के बारे में भी जान ले कि यह है क्या. इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट, प्लुरलिस्टिक एंड फ्री प्रेस. इट वाज अडॉप्टेड ऑन May 3, 1991 इन विंडहोक, नामीबिया. जो विंडहोक डिक्लेरेशन है ये आपका स्टेटमेंट है प्रिंसिपल जो कि रिलेटेड है इंडिपेंडेंट, प्लुरलिस्टिक और फ्री प्रेस के लिए. इसको अडॉप्ट किया गया था May 3, 1991 में विंडहोक, नामीबिया पे. थीम क्या है इस साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. It is published every year since 2002 by Reporter Without Border, an independent NGO based in Paris. जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जा रहा है हर एक साल 2002 के बाद से रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो कि आपका बेस्ड है पेरिस में. स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, इच कंट्री और टेरिटोरी स्कोर इज इवेलुएटेड यूजिंग 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर. जो हर एक कंट्री या टेरिटोरी का स्कोर है उसको इवेलुएट किया जाता है उपयोग करके 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर का. ये 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर कौन कौन से है, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी. 100 इज द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड 0 इज द वर्स्ट. 100 जो है ये हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है प्रेस फ्रीडम का, 0 जो है सबसे वर्स्ट है. फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया. जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है भारत में, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन लीगल सिस्टम बट इज इम्प्लाइडली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये एक्सप्रेसली नहीं प्रोटेक्ट किया गया इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा, बट इम्प्लाइडली प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के.
However, restriction apply under Article 19 Clause 2 related to the interest of sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. ये जो आपको दिया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आजादी, उस पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत, जो कि रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेके, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी और इन रिलेशन विद अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस को लेके. ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपोर्ट दिस ईयर, क्या ऑब्जर्वेशन है रिपोर्ट का इस साल का? इंडिया प्रेस फ्रीडम हैज गॉन फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक टू वेरी बैड विद द कंट्री स्लिपिंग 11 रैंक्स टू 161 आउट ऑफ 180 कंट्री. इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम है वो प्रॉब्लमेटिक से वेरी बैड हो गया है. जो कंट्री है वो स्लिप किया है 11 रैंक. इंडिया का पोजीशन अब 161 हो गया है आउट ऑफ 180 कंट्री पे. क्या रीजन दिया गया डिक्लाइन के पीछे? मीडिया टेक ओवर बाय ओलिगार्क क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट हैव जियोपार्डाइज्ड प्लूरलिज्म. जो मीडिया टेक ओवर किया गया ओलिगार्क के द्वारा, जो कि क्लोज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, जिसने जियोपार्डाइज किया प्लूरलिज्म को. इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है इसको लेके? इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट एग्री विद द कंट्री रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ड्यू टू इट लॉस सैंपल साइज, लिटिल और नो वेटेज टू फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी एंड क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी. इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नहीं एग्री करते हैं कंट्री के रैंकिंग को लेकर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, क्योंकि इसका जो सैंपल साइज है वो काफी छोटा है, कम या कोई भी वेटेज नहीं दिया गया है फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी को, और जो मेथोडोलॉजी है वो भी क्वेश्चनेबल है. टॉपर की अगर हम बात करें कौन सी कंट्री टॉपर है? नॉर्वे रैंक फर्स्ट ऑन द इंडेक्स फॉर द 7th ईयर इन ए रो, आयरलैंड रैंक सेकंड एंड डेनमार्क थर्ड. नॉर्वे जो है वो रैंक करता है फर्स्ट इंडेक्स में लगातार 7वें साल भी, आयरलैंड का रैंक सेकंड है और डेनमार्क तीसरे पोजीशन में है. तो ये 3 कंट्री भी मेमोराइज होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. तो हम जानेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इज कंडक्टिंग ए थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम टू इवेलुएट इट परफॉर्मेंस इन बेनिफिटिंग द स्टार्टअप कम्युनिटी. तो कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है DPIIT, वो कंडक्ट कर रही है थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का, ताकि इवेलुएट किया जा सके परफॉर्मेंस को जो बेनिफिट करता है स्टार्टअप कम्युनिटी को. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है SISFS, इसको क्रिएट किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2021 में. इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन. इसका मकसद था प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टार्टअप को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए. एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो वैसे स्टार्टअप जिसको रिकॉग्नाइज किया गया हो DPIIT के द्वारा और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया हो नॉट मोर देन 2 ईयर अगो, यानी 2 साल से ज्यादा पुराना इनकॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन के पहले, और उनको जो है मोर देन 10 लाख का मॉनिटरी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से नहीं मिला होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे. प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा? स्टार्टअप क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन इन सेक्टर सच एज सोशल इंपैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा. तो प्रेफरेंस दिया जाएगा वैसे स्टार्टअप को जो क्रिएट करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशन को वैसे सेक्टर के लिए, जैसे कि सोशल इंपैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में जिसका फोकस होगा. ग्रांट एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें, ग्रांट ऑफ अप टू ₹5 crore आर प्रोवाइडेड टू एलिजिबल इंक्यूबेटर which in turn provide grant of up to ₹20 lakh to startup for validation of proof of concept, prototype development और product trial. जो ग्रांट है अप टू ₹5 crore का ये दिया जाएगा एलिजिबल इंक्यूबेटर को, जो कि प्रोवाइड करेंगे फिर ग्रांट अप टू ₹20 lakh का स्टार्टअप को वैलिडेशन और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल के लिए. एस्टिमेटेड बेनिफिशियरी की अगर हम बात करें तो 3600 इंटरप्रेन्योर जो है 300 इंक्यूबेटर के नेक्स्ट 4 ईयर में ये एस्टिमेटेड बेनिफिशियरी होंगे. ये सीड फंडिंग होता क्या है ये भी हम समझ ले. सीड फंडिंग इज एन अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन स्टार्टअप और न्यू बिजनेस आइडिया टू हेल्प द कंपनी रीच अ पॉइंट वेयर इट कैन सिक्योर एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग और जनरेट रेवेन्यू टू बिकम सेल्फ सस्टेनिंग. सीड फंडिंग जो है ये अर्ली स्टेज है इन्वेस्टमेंट का स्टार्टअप या न्यू बिजनेस का, जो कि मदद करता है कंपनी को पहुंचने में वैसे पॉइंट पे जहां से वो सिक्योर कर सके एडिशनल राउंड फंडिंग का या जनरेट कर सके रेवेन्यू को, ताकि सेल्फ सस्टेनिंग बन सके. नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन बैक्टीरिया. तो जानेंगे इसके बारे में हम.
United Kingdom Food Standard Agency has issued a recall for several Cadbury branded dessert products due to potential contamination by Listeria monocytogenes bacteria. तो न्यूज में क्यों आया? तो जो यूनाइटेड किंगडम की फूड स्टैंडर्ड एजेंसी है उसने रिकॉल किया है बहुत सारे कैडबरी के ब्रांडेड डेजर्ट प्रोडक्ट को, क्योंकि पोटेंशियली वो कॉन्टेमिनेटेड है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन बैक्टीरिया से। ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन बैक्टीरिया के बारे में हम जान ले। तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन जो है एक टाइप है बैक्टीरिया का जो कि इन्फेक्शन करता है ह्यूमन और एनिमल को मेनली। ये कॉमनली पाए जाते हैं सॉइल में, वाटर पे या कुछ एनिमल के इंटेस्टाइन पे। लिस्टेरिया टिपिकली स्प्रेड करते हैं कॉन्टेमिनेटेड फूड से, पार्टिकुलरली रेडी टू ईट प्रोडक्ट हो गया जैसे कि आपका कुक मीट, डेयरी प्रोडक्ट या फ्रेश प्रोड्यूस है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें क्या सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स जो है लिस्टेरिया इन्फेक्शन का, इसमें हाई टेम्परेचर हो सकता है, मसल एक या पेन हो सकता है, चिल ठंडी लग सकती है, या आपको सिकनेस का एहसास हो सकता है, या डायरिया हो सकता है। क्या इंपैक्ट हो रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है? तो लिस्टेरोसिस, द इलनेस कॉज्ड बाय लिस्टेरिया इन्फेक्शन कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज मेनिंजाइटिस, सेप्सिस एंड मिसकैरेज। जो लिस्टेरोसिस है जो कि इलनेस होता है लिस्टेरिया इन्फेक्शन के कारण, इसके कारण सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, सेप्टिस हो गया, मिसकैरेज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडीबी आईएफ कैप। तो जो एडीबी का इफ कैप व आईएफ कैप है इसके बारे में हम जानेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड द इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्राम टू एक्सेलरेट क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग इन द रीजन। तो कौन कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी को क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्राम के तौर पे, ताकि वो बढ़ा सके क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग को इस रीजन के लिए। IFCAP is the first of its kind multi-donor financing partnership facility with the goal of scaling up finance for accelerated action against climate change in Asia and Pacific। जो IFCAP है ये पहला इस काइंड का मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी है जिसका मकसद है बढ़ावा देना फाइनेंस को एक्सेलरेटेड एक्शन लेते हुए क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक में। लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था 2 मई 2023 पे। ओनर कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। इनिशियल पार्टनर कौन कौन सी कंट्री है ये इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये सारी कंट्री इनिशियल पार्टनर है। बेनिफिट इससे क्या होगा? तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है अप टू $5 का, ये काफी आवश्यक था नीडर क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। हर एक $1 को जो गारंटी करता है, ये जो मॉडल है $1 इन $5 आउट का, ये उस पर काम करेगा। Financing will help vulnerable countries in Asia and Pacific region meet their mitigation and adaptation goal। और ये जो फाइनेंसिंग है ये मदद करेगा vulnerable countries को एशिया और पैसिफिक रीजन में ये पूरा करे अपने मिटिगेशन और एडेप्टेशन गोल को। सपोर्ट जो होगा एडीबी का रेज करने के लिए जो एम्बिशन है $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस को 2019 से 2030 के लिए, इसको सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, ये सारे फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है। फंडिंग सोर्सेज क्या होगा? तो बायलैटरल हो सकता है, मल्टीलैटरल सोर्स हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा फंडिंग किया जा सकता है, फिलैंथ्रोपीज जो कि इंक्लूड करेंगे ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट को, इनके द्वारा भी फाइनेंसिंग किया जा सकता है। अमाउंट की अगर हम बात करें तो जो इनिशियल एम्बिशन है $3 बिलियन का, जो कि गारंटी करता है कि ये क्रिएट करेगा $15 बिलियन को, जो कि मॉडल है $1 इन एंड $5 आउट के ऊपर। जो न्यू लोन होगा वो काफी आवश्यक है क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए पूरे एशिया और पैसिफिक के लिए। अब हम एडीबी के बारे में भी जान लें। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि कमिटेड है अचीव करने के लिए प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव और रेसिलेंट सस्टेनेबल एशिया और पैसिफिक को। साथ साथ ये सस्टेन कर रहा है अपने एफर्ट को कि ये इरेडिकेट करे एक्सट्रीम पॉवर्टी को इस रीजन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिट फॉर 55। तो जो फिट फॉर 55 है इसके बारे में हम जानेंगे। फिट फॉर 55 पैकेज इज ए सेट ऑफ प्रपोजल एम्स एट रिवाइजिंग एंड अपडेटिंग यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन and implementing new initiative to align European Union policy with the climate goal agreed by the Council and the European Parliament। जो फिट फॉर 55 पैकेज है ये सेट ऑफ प्रपोजल है जिसका मकसद है रिवाइज करना और अपडेट करना यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेशन को और इम्प्लीमेंट करना न्यू इनिशिएटिव को जो कि अलाइन करे यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी के साथ क्लाइमेट गोल जो कि एग्री किया गया है काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा, उसके साथ ये एग्री करे। जो पैकेज है इसका नाम जो है यूरोपियन यूनियन का जो टारगेट है रिड्यूस करने का नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम से कम 55% तक 2030 तक, इस कारण रखा गया फिट फॉर 55 क्योंकि 55% रिड्यूस करने की बात कही गई है। कुछ जो इनिशिएटिव है जिसको कि इंक्लूड किया गया इसके अंदर, जैसे कि एक्सटेंशन टू एमिशन फ्रॉम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, रिडक्शन ऑफ एमिशन अलाउंस, implementation of the global carbon offsetting and reduction scheme for international aviation, increased funding for an innovation fund,
रिवीजन ऑफ द मार्केट स्टेबिलिटी रिजर्व। ये सारे कुछ इनिशिएटिव है जिसको इंक्लूड किया गया है फिट फॉर 55 के अंतर्गत। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.